ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी, अब हर्षवर्धन त्रिपाठी मुस्कुरा भी रहते हैं हर्षवर्धन जी, आप ही दीजिए पहले जवाब इस बात का। हर्षवर्धन जी, कौन है जिम्मेदार हार का, किसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए? और सतीश जी जो सवाल उठा रहे हैं उसमें गलत क्या है? एक सवाल कम से कम जो मैं भी लगातार पूछ रहा हूं, ये 10,000 रुपए वाला क्या इतना बड़ा गेम चेंजर था क्या, और क्या इसको चुनाव आयोग को रोकना चाहिए था क्या? हर्षवर्धन जी बोलिए। माने वही जिम्मेदार आप ही हैं, और कौन है? आपके अलावा कौन जिम्मेदार हो सकता है भला? मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि कई बार लगता है ना कि लोकतंत्र के चौथे खंभे के तौर पर हमारी जिम्मेदारी क्या है। हम भी क्या सड़क किनारे बैठे हुए फ्रॉड, फर्जी, नग बेचने वाले, वो वहीं पे तोता से भविष्य बांचने वाले ऐसे पोंगा पंडित हैं क्या? पंडित और पोंगा पंडित का फर्क होता है। मुझे पंडित कहिए मानक जी, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन के साथ गलत काम नहीं करूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा। फ्रीबीज पॉलिटिक्स पर मेरा अपना एक पक्का वाला रुख है कि फ्रीबीज पॉलिटिक्स इस देश के लिए डेंजरस है। लेकिन वही लोग जो अरविंद केजरीवाल के करते हुए कहते थे कि अरे लोगों के हाथ में 2 पैसे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेईमानी कर रहे हैं लोग। और छोटा सा सुर्रा छोड़ देना, ये सब होता था पहले। कांग्रेसी प्रजाति इसी तरह से छोटा सुर्रा छोड़ दिया, लोगों के दिमाग में कुछ संदेह आ जाए। अरे भाई, आप जहां खड़े हैं देश की जनता सब कुछ देख रही है। आज का समय वो नहीं रहा जब 5 संपादक बैठकर अपनी मठाधीशी में ओपेड लिख के पूरा देश चलाते थे। खत्म हो गया सर। मैं जाता हूं जब विश्वविद्यालय के बच्चों से, देश के हर विश्वविद्यालय में लगभग जाना होता है, तो मैं एक शब्द बताता हूं, यहां भी बोल के आ जा रहा हूं, आज तक टीवी डिबेट में नहीं बोला। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी। मीडिया और समाज के लोकतांत्रिकरण का समय। हम लोग टीवी पर आते हैं, हमें मानक जी बुला रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, इसलिए हमको लगता है कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए। अरे भैया, आज के समय में हर आदमी आपसे बड़ा पत्रकार है, और उसको बड़ा हंसी आती है जब ऐसे कोई बड़ा विद्वान बन के हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं, तो कहता है यार क्या आदमी है, दिख रहा है, ये बताने की ये कोशिश कर रहा है। बिहार का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, जनता ने तय किया, जनता ने अपने साथ से किया, आप उसका भी मजाक बनाएंगे। और नेताओं की पीड़ा समझ में आती है माने जी। चुनाव दर चुनाव, अगर मान लीजिए कल हम लोग भी चुनाव लड़ें, किसी पार्टी से जुड़ जाएं, तो कष्ट होगा ना भाई। हमारे 2 आदमी हार जाए तो कलेजा कट जाएगा, जीत जाए तो खुश जाएंगे। लेकिन पत्रकार के तौर पर हमारे लिए ठीक है भाई, हमारा अनुमान सही हो गया। जैसे मैंने कहा था कि महाराष्ट्र होगा, हमें याद है आप लौट के आए थे बिहार से, पटना में शायद कोई कॉन्क्लेव वगैरह आपका था। हाँ। हम लोग ब्रेक में बात कर रहे थे, आपने कहा कि हर्षवर्धन जी और कौन कौन था मुझे याद नहीं, हम लोग 3 लोग तो स्टूडियो में थे। हाँ। आपने कहा था कि जहां जा रहा है ये चुनाव किसी को कल्पना नहीं। हाँ। और 10,000 उसमें ट्रिगर हो सकता है, ये हम लोग ये बात कर रहे थे। लेकिन ढेर सारी वजहें हैं। नीतीश कुमार ने 2005 में साइकिल के लिए 2,000 रुपया दिया था, 2,000। और आपको मैं बताऊं, तब यह बहस नहीं हुई कि यह क्या हो गया। मैं फिर कह रहा हूं, फ्रीबीज पॉलिटिक्स डेंजरस है, उसको रोकिए। लेकिन अगर 10,000 रुपए वो कह रहे हैं कि महिलाओं को उद्यमी बनाने के नाम पर किया, ठीक है, चुनाव में लाभ के लिए किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। उद्यमी बनाने के नाम अगर 50 और 25% महिलाएं भी, ये चूंकि सतीश जी क्या लाखों के पैकेज पे रहे तो इनको नहीं समझ में आएगी। बिहार से दिल्ली आ गए ना, यहां बड़े फ्लैट पे रहते हैं, तो इनको नहीं समझ। अभी बताए थे कि दिल्ली वाला 50 लाख के बराबर है। असली संकट यही है कि जो बिहार से भी दिल्ली पत्रकार आ गए ना, वो बिहार की असलियत नहीं बताते हैं। लालू जी को सामाजिक न्याय का योद्धा बताते हैं। सामाजिक न्याय के योद्धा अगर कोई है कर्पूरी ठाकुर के बाद तो नीतीश कुमार। अटल जी की अगुवाई में सामाजिक न्याय हुआ, इसको साफ साफ कहिए। क्यों, मतलब मुझे समझ में नहीं आता भाई, हमारा स्टेक क्यों जुड़ा हुआ है? हमको आपको इसलिए मानक जी बुलाते हैं, जो मन में आए साफ साफ कहिए। और आपने एक दिन साफ साफ कहा भी था, फिर आपको पता नहीं कुछ याद आ जाता, फिर पलट जाते हैं। और मैं तो आपको बताऊं, इससे पहले जिस डिबेट में थे, शायद एग्जिट पोल के समय थे हम लोग, मैंने शीतल जी के रेफरेंस से कहा था। शीतल जी के मन में भी इच्छा रही होगी कि महागठबंधन जीत जाए, सब कुछ है, सब कुछ उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने भी कहा कि मुझे चुनाव में दिख रहा है कि बहुत अच्छे से एनडीए चुनाव लड़ रहा है, लोग उसके साथ खड़े हैं, महागठबंधन दिख रहा है। मैं नहीं जानता हूं आज वो क्या कहने वाले हैं, अब तो परिणाम भी आ गए। लेकिन वो ये कह रहे थे कि भाई हो सकता है महागठबंधन 125 पा जाए, एनडीए आएगा तो उसकी सीटों का अनुमान लगाना मुश्किल। ये शीतल जी ने बोला था। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि एक पत्रकार और विश्लेषक के तौर पर हमारे मन की इच्छा वो हो सकती, लेकिन ऐसे अफवाह फैलाना, ये वाला काम करना, इसके लिए हम लोग पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी कहे जाते हैं।
और मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग टीवी पे आते हैं, बस इतना फर्क है। लोकतंत्र में आज देश के हर व्यक्ति को उतना ही स्थिति है, उतना ही वो पढ़ा लिखा है, उतना ही वो जानता है, हर चीज पे प्रतिक्रिया देता है, सोशल मीडिया उसके पास है, उसका हो सकता है जानने का, समझने का नजरिया हमसे आपसे बेहतर हो, इसलिए मजाक मत बनाइए देश के लोकतंत्र। हर्षवर्धन जी, मोदी को कौन हरा सकता है? राहुल गांधी हरा सकते हैं क्या? तेजस्वी तो फेल हो गए, राहुल गांधी ने कुछ चुनाव में हराया भी है, अब अखिलेश है, ममता है, स्टालिन है, कोई है क्या ऐसा? मानक भाई, इस सवाल पर एक बात मैं कहूंगा, मोदी को लगातार लोग हराते रहे हैं। आप एक तरफ स्क्रीन स्प्लिट कीजिए और एक तरफ लिखना शुरू कीजिए कहां कहां आ रहे हैं। अभी तो लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव 37 सीटें थे ना, मोदी योगी दोनों थे ना। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हारे ना, 37 सीटें रह गई भाई, 33 पे भाजपा आ गई, हारे ना। मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको कैसे देखें, 2017 के चुनाव में 99 सीटों पर आ गई थी भारतीय जनता पार्टी गुजरात में। क्या हुआ था जरा याद कीजिए, 3 लड़के थे, राहुल गांधी गए थे, अब अल्पेश और हार्दिक इधर आ गए। जिग्नेश तो बेचारा कम्युनिस्ट है, उसको तो राजनीति क्या करनी है, तो विचित्र किस्म की राजनीति करता है, एक सीट जीत लेता है अपनी कांग्रेस सहयोग से। कम्युनिस्टों का तो वो तो विदेश में देखते हैं ना अपनी सारी चीजें, आस्था उनकी वहीं रहती। यहां की जमीन से जुड़कर जो राजनीति करेगा वो मोदी को हरा सकता है। ओके, आप सोचेंगे कि विदेशी जमीन से निर्देश लेकर विदेशी आइडियाज के लिहाज से अब भारत नहीं, भारत दूसरी तरह सोचने लगा है, अब आप भूल जाइए उसे। और मैं फिर कह रहा हूं, ममता ने हराया कि नहीं हराया? हाँ, हराया ना। यहीं दिल्ली में मोदी जी के नाक के नीचे 2-2 बार अरविंद केजरीवाल ने हराया कि नहीं हराया? हराया ना। और सब छोड़िए, अभी झारखंड में हेमंत सोरेन ने जेल भेज दिया गया था उनको, आरोप थे ना बड़े गंभीर गंभीर, लेकिन खड़े हो गए हेमंत सोरेन, कहा कि हम आदिवासियों के नेता। भाजपा लाख तिकड़म करती रह गई, खूब लगा दिया हेमंत विश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, क्या क्या उस वक्त भाषण चलते थे, नहीं जीत पाए भाई। मोदी को हरा सकता है जो जमीन पकड़ेगा, स्थानीय स्तर पर अपने लोगों को साथ लेकर। सर हर्षवर्धन जी, यही तो सवाल हो गया है आपके। पहले बीजेपी और मोदी जी फ्री बीज बोलते थे, वो नहीं खेलते थे ऐसी पॉलिटिक्स, अब खेलने लगे हैं वो भी, हर राज्य में इस तरह की घोषणाएं करने लगे। और जाहिर है केंद्र सरकार में जो बैठा होगा वो ज्यादा बड़ी घोषणा कर सकता है। ऐसे में लगता है आपको कोई हरा सकता है? मैं कह रहा हूं अब गेम बदल गया है। मानक भाई, मैं एक बात बताऊं आपको, हाँ। ये जो कहा जाता है ना कि केंद्र के आधार पर मसला नहीं है। मैं ममता बनर्जी की सरकार से बहुत से मामलों में बहुत भयानक मेरी नाराजगी है, और मेरा यह मानना है कि जिस तरह का सिंडिकेट चल रहा है वो कम्युनिस्ट सरकार से बहुत आगे चला गया है। मैं जो कलकत्ता और बंगाल के दूसरे हिस्सों को जानकर कह रहा हूं, लेकिन वहां की योजनाओं की तो चर्चा दिल्ली में नहीं होती। क्यों ममता को नहीं उखाड़ पा रहे? ममता बनर्जी ऐसी कम से कम 1 दर्जन स्कीम चला रही। तृणमूल सरकार कनेक्टेड है, वो गुंडागर्दी, वो अपराध, वो सब आप छोड़ दीजिए, उसकी एक अलग कहानी है, वो बंगाल में दूसरी तरह से घुसा दिया गया। लेकिन ममता बनर्जी को उखाड़ना इसलिए मुश्किल हुआ। अब 15 साल बाद देखेंगे वो क्या तैयारी करेंगे। तो जो जहां ठीक से लड़ रहा है वो चुनाव जीत भी रहा है। और अच्छा ये बताइए, तेलंगाना और कर्नाटक में क्या हुआ था? अभी तो कितना दिन हुआ है। हाँ। अभी तो तेलंगाना करता, हिमाचल का खजाने में कुछ पैसा नहीं है, लेकिन कह दिया ना हम ओपीएस लागू करेंगे, सुन रहे को ओपीएस लागू कर दिया। आप कहां जाना चाह रहे हैं ये जरा सोचिए। और मैं फिर कह रहा हूं, देश को डिरेल अगर करेंगे डेवलपमेंट से तो आप वो वाला करते रहिए सतीश जी, और आप तो दिल्ली आ गए हैं, कुछ मौज करते रहें और देश के दूसरे हिस्से रोते रहो। हम यहां से बैठ के कह रहे हैं नहीं, उसके साथ तो बड़ा अन्याय हो रहा है। तो सामाजिक न्याय कौन करेगा? जिसका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में, अपराध में, वो सामाजिक न्याय करेगा। बंद कीजिए भाई, सब देश को अच्छा नहीं लगता। बोलिए सतीश जी क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं ये इतना ही कह रहा हूं, मौज तो आजकल हर्षवर्धन जी की है, हमारी तो मौज कभी न थी न रहेगी, पहली चीज। दूसरा कि ये भी मैं देखता हूं, मैं उनका जवाब सिर्फ एक ही लाइन में दूंगा कि आजकल पत्रकारों में भी एक पंडित प्रजाति का पत्रकार पैदा हुआ है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। विजय त्रिवेदी को लाइए, विजय जी भी अलग पंडित हैं। हमेशा मौज रही सर। हाँ, विजय जी को लाइए जरा। तो विजय त्रिवेदी पंडित जी आप ही बताइए, हार का कौन जिम्मेदार है ये, और कोई है इस समय विजय जी मोदी जी को रोकने वाला क्या? देखिए, मैं तो हमेशा से ही मानक जी मानता हूं कि लोकतंत्र में कोई भी इनविंसिबल नहीं है, अजय कोई नहीं है। हाँ। और हराने के लिए सबसे जरूरी एक जनता है। जनता हराती है, जनता तय कर देती है, तो कोई भी हारना जीतना सब कुछ हो जाता है। अभी हर्षवर्धन जी ने बहुत सारे उदाहरण दे ही दिए आपको कि कितना हुआ। उसमें वाराणसी का उदाहरण याद कर लीजिए, वाराणसी में तो 1.5-2 लाख वोट कम हो गए थे, खुद प्रधानमंत्री जी के। अयोध्या भी हारे थे, अयोध्या हारे ना, तेलंगाना, कर्नाटका, ये। और
लोकसभा चुनाव का नतीजे को हम गलत तरीके से पढ़ते हैं मेरे हिसाब से, कि जो गठबंधन था इंडिया गठबंधन वो हार गया। सबसे ज्यादा सीटों का इजाफा किसमें हुआ? कांग्रेस में हुआ। डबल हो गई सीटें, 50 से 100। नरेंद्र मोदी की तो 303 से 240 हो गई। तो ये सवाल ही बेमायने है कि नरेंद्र मोदी को कौन हरा सकता है। जब आप लड़ेंगे नहीं, जो सतीश जी कह रहे हैं ना कि लड़े नहीं, तो लड़े नहीं तो फिर इसकी जिम्मेदारी किस पर है? इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी पर है, नीतीश कुमार पर है कि महागठबंधन नहीं चुनाव लड़ा। समझे? दूसरा जो मुद्दा है महागठबंधन के अलावा फ्री बीज को हम लोग, हर्षवर्धन जी भी जानते हैं, हम लोग सबसे ज्यादा, मैं और हर्षवर्धन जी बहुत खिलाफ रहे हैं, फ्री बीज नहीं होने चाहिए। और मोदी जी और नीतीश कुमार जी के लिए ज्यादा मुखर होकर बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा ही उसके खिलाफ रहे। लेकिन अब वो पॉलिटिक्स वो वाली फ्री बीज की करते हैं, जिससे मैं सहमत नहीं। एक मित्र ने कहा कि भाई आप बहुत फ्री बीज के खिलाफ हैं, तो अब की बार चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में फ्री बीज पर रोक लगा देगा। फिर सतीश जी क्या बोलते हैं उस पर देखेंगे हम लोग कि चुनाव के दौरान फ्री बीज नहीं दी जाए। ठीक है, मैं फ्री बीज के खिलाफ नहीं हूं भाई, मैं तो ये कहता हूं अरे सतीश जी, मैं जो कह रहा हूं कि अब मैं फ्री बीज के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते तो भाई फ्री बीज दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब देते हैं, आप नहीं देंगे वो विजय जी एक सेकंड रुकेगा। हाँ सतीश जी, और बाकी नहीं बोलूंगा। सतीश जी हम ये कह रहे हैं विजय जी कि जिस दिन वोटिंग करने जाता है ना आदमी, जब से घर से निकले उसी समय उसके बैंक अकाउंट में फ्री बीज। अच्छा विजय जी, सतीश जी कितने दिन पहले पैसे आ जाने चाहिए फिर वोटिंग से? थोड़ा बताइए, फिर आप ही बताइए। मैं बताता हूं, जब वो वोटिंग बूथ में घुस रहा है ना, उसी समय आना चाहिए। अरे कमाल है। मैं तंज मत कसिए, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप कह रहे हैं वोटिंग से पहले नहीं आना चाहिए, तो कितने दिन पहले नहीं आना चाहिए? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है मानक? अरे ओके, ऑल राइट। तो सतीश जी कह रहे हैं, एक मिनट सतीश जी, एक सेकंड, क्लियर है? ओके, सतीश जी कह रहे हैं आचार संहिता लगने के बाद पैसा नहीं आना चाहिए, ठीक है ना सतीश जी? बिल्कुल ठीक है, ओके, ऑल राइट। विजय जी बोलिए। मैं इससे 100% सहमत हूं। विजय जी और मैं तो उसके पहले एक लाइन सिर्फ बोल दूं, हाँ, एक लाइन बोल दूं। हाँ। सतीश जी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मतलब देश को सुने तो कम से कम उनको पता होना चाहिए कि आप इतने लंबे समय तक संपादक रहे। सर, कोई भी ऑनगोइंग स्कीम रोकने का कोई प्रावधान चुनाव आयोग के पास नहीं, ना अधिकार है। या तो आप तय कराइए कि ऑनगोइंग भी होगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिस दिन से लागू होता है, जिस दिन से उसके पहले तक की जो भी योजना ऑनगोइंग है, हाँ। वो चलेगी सर, उसको रोक नहीं सकते। तो सारी पार्टियां मिलकर जाके ये भी करा दें। विजय जी बोलिए। नहीं, मैं इस बात से सहमत हूं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब चालू हो जाए तो उसके बाद इस तरह की फ्री बीज योजनाएं ऑन गोइंग भी हो तो भी उसे बंद कर दें, लेकिन ये नीतिगत फैसला होना चाहिए कि इस पर हो। और मैं तो वैसे फ्री बीज के वैसे भी खिलाफ हूं कि भाई स्टेट के एक्सचेकर का पैसा किस तरह से यूज हो, पॉलिसी में हो, कैपेक्स में हो, क्या है, वो सब अलग मुद्दे हैं। पर ऑनगोइंग, विजय जी थोड़ी देर पहले आपने बिल्कुल सही कहा, ऑनगोइंग स्कीम रोकना ना ये नीतिगत फैसला है, और इसमें जितनी भी सरकारें, राज्य सरकारें चल रही हैं, उन सबका वोट होना चाहिए, उन सबका वोट होना चाहिए, और देखते हैं कि उनमें से कौन सी रूलिंग पार्टी इस बात के लिए तैयार होती है। जैसे मैं ये समझता हूं कि एक नीतिगत फैसला ये भी करना चाहिए कि ये वोट चोरी जब तक हो रही है ना, तब तक चुनाव लड़ने से मना कर देना चाहिए जो लोग वोट चोरी के खिलाफ है। ठीक है, चुनाव आयोग क्या भूमिका निभा रहा है? मैं चुनाव आयोग की भूमिका पर नहीं जाता, क्योंकि हम लोगों ने सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए, मैं उससे बहुत ताकतवर चुनाव आयोग नहीं मानता। लेकिन आज इस पर बिहार के चुनाव क्यों हारे नहीं हारे इसको भी छोड़िए, पहले फ्री बीज पर चर्चा करते हैं। आपने फ्री बीज की चर्चा की, बिहार में सतीश जी ने बताया, उससे भी मैं सहमत हूं कि फ्री बीज के पैसे बांटे गए। ठीक है, अब ये वोट रिजल्ट आप देखिए, वोट रिजल्ट को सीटों से आप देखते हैं, क्योंकि हम लोग सीटों से ही सरकार बनाते हैं, सीट से जीतते हैं, हारते हैं। बिहार के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं आरजेडी को, 1.25 करोड़ वोट मिले हैं, सबसे ज्यादा वोट। और वोट शेयर में भी 23% वोट, सबसे ज्यादा परसेंट नंबर 1 पर रही है आरजेडी। ये 1.25 करोड़ लोगों को वो 10,000 रुपए मिले या नहीं मिले, पहला सवाल। और अगर मिले तो क्यों उन्होंने वोट नहीं दिया? यदि फ्री बीज से 10,000 से वोट देते हैं तो नीतीश कुमार को क्यों नहीं वोट दिया? कांग्रेस के 43,70,000 वोट है, इन 43,000 लोगों में से कितने लोगों को वोट, वो पैसा मिला कि नहीं मिला? और अगर 10,000 रुपए मिले तो उन्होंने वोट क्यों नहीं दिया? और इस तरह से कुल मिलाकर 1,88,00,000 वोट हैं जो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ गिरे। तो ये 1,88,00,000 लोगों के लिए 10,000 रुपए कोई मायने नहीं है। ये मानक जी जैसे बड़े पैसे वाले लोग हैं, सतीश जी जैसे बड़े पैसे वाले लोग हैं।
मेरे पास नहीं है, झूठ बोलते हैं आप। तो ये नहीं तो इससे मैं माना ये के कह शो रहा में हूं, आता ही नहीं। अरे सर इसका विजय मतलब- जी, आप अपना नाम ही ले लीजिए। सतीश जी नाराज हो ना, आप अपना ही ले लीजिए कि मेरे जैसे बड़े अरे लोग। मैं आप कह बोल रहा दीजिए। होता तो मैं माना के शो में आता ही नहीं, पैसे रहते तो। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूं, ये 1,88,00,000 लोगों पर अगर 10,000 का असर नहीं पड़ा, तो फिर क्या ये मान लेना कि फ्री बीज से चुनाव जीता जाता है? ये तर्क चलता है बढ़िया क्या? ऑब्जर्वेशन। ये तर्क चलता है? नहीं चलता। इसका मतलब आपने चुनाव को ठीक से नहीं लड़ा, और हम इसको चुनाव को गलत तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम केवल सीट के आधार पर चुनाव जिताता है। अभी पिछले दिनों मैंने कई फॉर्मर सीईसी, क्या नाम है उनका, कुरैशी साहब से भी बात की, तो हमने कहा कि हम इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बदल सकते हैं, जो जर्मनी में चलता है, जो फ्रांस में चलता है, जो और कई देशों में चलता है, जहां पर पार्टी को सीट के हिसाब से, वोट के हिसाब से सीट मिल जाती है। तो वोट के हिसाब से सीट मिलती, तो 1,88,00,000 और 2,33,00,000 में 50 लाख का फर्क है केवल, तो बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। लेकिन अब हमने क्या सोचा कि जब सीट नहीं मिली है, ये नाम है इनका आरजेडी को, बहुत कम सीटों पर वो आ गए 25-26 पर, तो इसका मतलब चुनाव में गड़बड़ी। अरे 1.25 करोड़ लोगों ने तो आपके साथ खड़े रहे हैं सर, 1,88,00,000 लोग महागठबंधन के साथ खड़े रहे हैं, तो ये वोट चोरी है, फ्री बीज है, क्या है? अब चुनाव के नतीजों को अलग से देखिए, वो तो जितने वोट आए, अब किस सीट पर कितने आए हैं, किस सीट पर कितने नहीं आए। मैं देख रहा हूं कि 50,000 से जीतने वाली 15 सीटें होगी, जो पिछली बार 4 थी। इसका मतलब हो सकता है कि मेरे पास अभी डिटेल नहीं है, हो सकता है कि आरजेडी ने जो सीटें जीती हो, उस पर वोटिंग परसेंटेज में उनका जीत का अंतर बहुत ज्यादा हो, तो वो टोटल वोट उनका बढ़ गया हो, क्योंकि जो 5,000 से कम वाली हैं वो सीटें घट गई हैं, 31 सीटें हो गई हैं, जो पिछली बार 52 थी। तो वोट के घोटाले को आप साबित नहीं कर सकते, मैं इस पर बहस कर सकता हूं, ठीक है, ओके। क्योंकि वोट भी आपको ज्यादा मिले, वोट ज्यादा मिले ना, सबसे ज्यादा शेयर भी मिला है आपको, मतलब नंबर 1 पार्टी आरजेडी वोट के हिसाब से भी। अच्छा, परसेंटेज देखें वोट को, मैं देख रहा हूं, आरजेडी को वोट मिले 23%, पिछली बार 23.5%। बीजेपी को वोट मिले 20.8%, जो पिछली बार 19.36% थे, मतलब कोई बड़ा फर्क नहीं हुआ। एलजेपी में भी कोई बड़ा फर्क नहीं हुआ, 4.9576। तो किसी भी, जेडीयू के अलावा किसी में फर्क नहीं पड़ा, जेडीयू डबल नंबर पर आ गई है, और सीट परसेंटेज के हिसाब से 4% वोट बढ़ गया। इसका मतलब न फ्रीबीज से फर्क पड़ता है, न घोटाले या चुनाव आयोग की ताकत से पड़ता है। चुनाव आयोग कर रहा होगा जो गड़बड़ी, मैं उसको चुनाव आयोग को ताकतवर मानता ही नहीं। पर मैंने कहा कि एमसीसी के बाद होना नहीं चाहिए, लेकिन एमसीसी के बाद क्या क्या हो रहा है वो नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि हमने लड़ाई ठीक से नहीं लड़ी। ये मुझे अपना बचपन याद आ रहा है कि जितनी बार मैं फेल हुआ, जितनी बार मेरे 40% नंबर आए, तो मैंने हमेशा कहा कि ये गलत तरीके के पेपर आए, आउट ऑफ सिलेबस आए, कमजोर हुए, और ये जो लोग जीत गए वो तो कमाल कर रहा था। वो लड़का तो पास 24 घंटे पढ़ रहा था, 10-10 घंटे पढ़ाई करता था, वो पास हो गया, मैं क्या करूं फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, ओके, ऑलराइट। 10 घंटे पढ़ने वाला फर्स्ट डिवीजन आ जाए, और विजय त्रिवेदी 30% पर रहे, 40% पर रहे, क्योंकि पढ़ा नहीं था, और फिर कहें कि चुनाव में गड़बड़ी हो गई। चुनाव में गड़बड़ियां हुई होंगी, वो अलग कारण है। हाँ। वोटों को जो लोगों को लेकर आए, वो सारी गाड़ियों में सब पार्टियों के लोग आए। अब आपकी ताकत ज्यादा थी, आप ज्यादा लोगों को लेकर आ गए, आप कम लोगों को लेकर आ गए। इसका मतलब है कि आपने चुनाव को ठीक से नहीं लड़ा। महागठबंधन गठबंधन के तौर पे चुनाव नहीं लड़ा। हर्ष जी और हम एक प्रोग्राम में थे, तो मैंने कहा ये लेवल प्लेइंग फील्ड पॉलिटिकल लेवल पर नहीं था। मैं इसको डिबेट में कहता हूं कि एनडीए वर्सेस महागठबंधन नहीं था चुनाव, एनडीए वर्सेस तेजस्वी चुनाव था। तो वो अकेला लड़ रहे थे, वहां पूरा गठबंधन ओके, शीतल जी और रविंदर।